और अभी हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जैसा कि कल हम एक लाइव सेशन हमने किया था, तो लाइव सेशन में जो कमेंट्स वगैरह आई थी उनके बारे में हमने रिप्लाई किया था, जो बच्चों के डाउट थे। अगर आपके कुछ हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं हमें। और उसमें हमने आपको बताया कि जो अगला वीडियो होने वाला है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर होने वाला है कि हम किस तरह से करियर बनाएं। अगर आप 12th पास आउट हैं, ठीक है, आप 12th पास आउट हैं या आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, तो आप किस तरह से इंडियन कोस्ट गार्ड को ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए और क्या क्या आपके रास्ते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत से शुरुआत करेंगे और बड़े ही अच्छे से सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो देखिए जो कोस्ट गार्ड है हमारा, ठीक है, ये क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं तटरक्षक बल, ठीक है। तो तटरक्षक बल, तो कोस्ट गार्ड हमारा हो गया। इसका काम क्या होता है, जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं, जैसे ये हमारा निचला जो समुद्री भारत, नीचे हमारा जो दक्षिण भारत जिसे आप बोलते हैं, तो इधर चारों तरफ जो है पूरा समुद्र में है। पश्चिम में भी समुद्र है, ठीक, इधर पाकिस्तान है और इधर पूरा जो है ना समुद्र वगैरह है। तो ये जो हमारा तट बना जाके समुद्री तट, इन सब की रक्षा कौन करता है, यहाँ पर जो पहरेदारी देते हैं वो देते हैं कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। अब इसमें दो तरह से भर्ती होती है, या फिर आप नाविक बन सकते हैं या फिर आप अधिकारी बन सकते हैं। तो नाविक बनने के जो है ना कुछ तरीके हैं, 3 तरीके, मैं तीनों तरीकों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। और अब ऑफिसर बनने के भी करीब 4 से 5 तरीके हैं, तो मैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको चर्चा करके बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले नाविक की बात कर लेते हैं। नाविक बनने के 3 तरीके हैं। आप यांत्रिक बन सकते हैं, आप नाविक डोमेस्टिक ब्रांच में जा सकते हैं, आप नाविक जनरल ड्यूटी में जा सकते हैं। अब देखिए यांत्रिक क्या है, इसे बोलते हैं टेक्निकल ब्रांच, ठीक है। तो जो आपका कोस्ट गार्ड है उसका जो टेक्निकल ब्रांच है, जो टेक्निकल काम करते हैं, देखिए कोस्ट गार्ड में क्या है कि आपने देखा होगा कि इसमें वायुयान भी रहते हैं, वायुयान। तो ये वायुयान रहते हैं, तो इनकी मरम्मत करने के लिए कोई आपको टेक्निकल डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, तो वो होता है यांत्रिक, ठीक है। और इसके बाद जो डोमेस्टिक ब्रांच है, इसका मैं आपको आगे काम बताऊंगा। और जो है ना जनरल ड्यूटी, अब ये जनरल पर्पज़ के भी काम रहते हैं, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन एडम का जो काम हो गया, ठीक है, या और कोई सपोर्ट का काम हो गया, ये सारे काम जो है ना जनरल ड्यूटी वाले करते हैं। तो 3 तरीके से आप नाविक बन सकते हैं। इसके लिए आपको कक्षा 12 पास होना अनिवार्य है, ठीक है। सबकी एक एक करके हम आपको एलिजिबिलिटी वगैरह भी बताते हैं। तो सबसे पहले यांत्रिक की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो जो यांत्रिक है ये टेक्निकल ब्रांच का रहता है और 18 से 22 साल का कोई भी बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। अगर आप SC ST हो तो 5 साल की छूट मिल जाती है, OBC हो तो 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी, ठीक है। और जो है ना इसमें आपको क्या होना चाहिए, आप देख सकते हैं कि 10th क्लास पास होना चाहिए और या फिर 3 साल का डिप्लोमा हो चाहिए, मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए। 10th क्लास पास हो तो आपको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, वहीं अगर आप 12th क्लास पास हो तो आपका 2 साल का डिप्लोमा चाहिए। तो आप ध्यान रखिएगा। और डिप्लोमा किस में हो, आपका होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में या मैकेनिकल में या इलेक्ट्रॉनिक्स में या टेलीकम्युनिकेशन वगैरह में आपका डिप्लोमा होना चाहिए। तो बात वही है, 10th पास हो तो 3 साल का डिप्लोमा, 12th पास हो तो आपको 2 साल का डिप्लोमा है तो भी आपका काम चलेगा, ठीक है। तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गई। और देखिए इसमें परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं मांगी गई है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें आपको यांत्रिक में क्या क्या टेक्नीशियन से रिलेटेड आपका सारा काम रहेगा, तो टेक्निकल काम जो है ना इसमें आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका नाविक डोमेस्टिक ब्रांच है, इसमें क्या रहता है, 18 से 22 साल का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता है और 5 साल जो है ना छूट रहती है। SC ST वालों को, OBC वालों को 3 साल की छूट रहती है, ठीक है। डोमेस्टिक ब्रांच में क्या रहता है कि आप जो है ना इसमें कक्षा 10 पास हो तो भी इसमें फॉर्म भर सकते हो, एजुकेशन जो है डोमेस्टिक ब्रांच के लिए। अब इसमें क्या है कि आपकी जो भर्ती रहती है वो मोस्टली कुक के पदों पर होती है और स्टेवर्ड के पदों पर होती है। कुक क्या है, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि खाना बनाने वाले कुक कहलाते हैं। स्टेवर्ड क्या है कि ये जनरल काम हो गए आपको, ठीक है, जैसे कि आपकी ऑफिसर मेस हो गई, ठीक है, या नाविक की मेस हो गई। तो मेस में आपको खाना परोसना है, खाना देना है, पानी का इंतजाम करना है, या अन्य सब जो एक काम होते हैं, जैसे चतुर्थ श्रेणी में आपको कह सकता हूँ, ठीक है। तो उस श्रेणी के जो भी काम होते हैं, साफ़ सफाई वगैरह हर चीज़ से रिलेटेड काम जो है वो सारे ये स्टेवर्ड ही देखते हैं। ये जनरल MTS टाइप का आप समझो, ठीक है। मोस्टली काम जो है ना ये करते हैं। लेते हैं नाविक GD, जिसे आप जनरल ड्यूटी कहते हैं। इसकी वैकेंसियाँ भी आती रहती हैं, साल में 2 बार ये वैकेंसी आती रहती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि इसमें भी 18 से 22 साल का कोई बच्चा इसमें फॉर्म भर सकता है। देखिए सिर्फ लड़के ही इनमें फॉर्म भर पाएंगे, जो भी 12th पास आउट वाले हैं इनमें सिर्फ लड़के ही जाएंगे, ठीक है।
और SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, 12th क्लास आपको पास होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एजुकेशन, किसी जो है ना संस्थान से आपको जो है ना पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो है ना GD जनरल ड्यूटी वाला हो गया। ठीक है, तो ये ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। और इसमें भी जो है ना एजुकेशन की आपके परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको जो है ना 12th क्लास पास आउट होना चाहिए विथ मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपकी जनरल ड्यूटी के बारे में बात कर ली हमने। नाविक देखने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो ऑफिसर्स की भर्ती होती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, उसके क्या क्या तरीके होते हैं। तो आपके सामने आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो भी भर्ती आएगी वो भर्ती इंडियन कोस्ट गार्ड स्वयं निकलता है, ऐसा नहीं है कि UPSC वैकेंसी निकाले। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड अपनी वेबसाइट से स्वयं ये वैकेंसी निकालता है। और देखिए, ऑफिसर्स के कुछ ये पद हैं, आप देख सकते हैं। सारी वैकेंसी असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए होती है, क्योंकि इनका जो प्रथम पद होता है, एक अधिकारी का जो प्रथम पद होता है ट्रेनिंग के बाद में, वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, तो असिस्टेंट कमांडेंट GD मतलब जनरल ड्यूटी मेल के लिए, मतलब लड़कों के लिए। असिस्टेंट कमांडेंट P/N, इसका मतलब होता है पायलट या नेविगेटर, तो लड़कों के लिए ही ये वैकेंसी रहती है। ठीक है, इसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट वुमेन, ये ऐसा से एक तरह से कहूँ मैं तो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन रहता है, ये फीमेल के लिए वैकेंसी रहती है। ठीक है, और ये CPL मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस जिसके पास होता है उन बच्चों के लिए रहता है। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही जा सकते हैं। ठीक है, टेक्निकल मैकेनिकल के लिए इसमें सिर्फ लड़के ही जाएंगे, और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें भी सिर्फ लड़के, और लॉ के लिए लड़के लड़कियां दोनों ही जाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि लड़कियां किस में जाए, एक तो ये शॉर्ट सर्विस कमीशन टाइप में जा सकती है, इसमें 14 साल की नौकरी होती है आपकी। ठीक है, और एक जा सकती हैं आपकी कमर्शियल पायलट लाइसेंस होने से आप जो है ना पायलट वगैरह भी बन सकती है, इसमें भी लड़कियां जा सकती हैं। और यहाँ लॉ में भी लड़कियां जा सकती हैं। तो लड़कियां किस में जा सकती हैं मैंने आपको यहाँ से बता दिया। ठीक है, गर्ल्स किस में पार्टिसिपेट कर सकती हैं। और कोस्ट गार्ड में फॉर्म भरने के लिए आपको मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो आपकी डिग्री में 60% होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ये जो जनरल ड्यूटी, इसमें तो किसी भी आपका आर्ट्स, कला, साहित्य, विज्ञान, किसी से भी आपका जो है ना ग्रेजुएशन हो चलेगा। ठीक है, लेकिन जैसे कि लॉ है तो आपको लॉ में ग्रेजुएशन होना चाहिए, आपको LLB होना चाहिए। ठीक है, और जैसे टेक्निकल है तो टेक्निकल में आपको बीटेक होना चाहिए, जैसे मैकेनिकल वालों के लिए तो बीटेक मैकेनिकल में होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बीटेक इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो एलिजिबिलिटी 60% आपको मिनिमम आपकी फील्ड के नंबर होने चाहिए। तो ये आपके कुछ सिलेक्शन ये टाइम टू टाइम आते रहते हैं, साल में 2 बार ये भी आते हैं। ठीक है, और असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर ही भर्ती होती है आपकी। अब हम थोड़ा सा और एलिजिबिलिटी के बारे में देख लेते हैं। जो ऑफिसर्स के लिए एलिजिबिलिटी वो 21 से 25 साल तक के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST वालों को 5 साल की छूट रहती है, वहीं OBC वालों को 3 साल की छूट रहती है। ठीक है, और मिनिमम 65% आपको नंबर होने चाहिए। रिजर्व कैटेगरी को 55% हैं तो भी चल जाएगा, मतलब 5% की छूट है। तो ये हमने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया आपके ऑफिसर बनने का इंडियन कोस्ट गार्ड में, क्या क्या आपके तरीके थे। ठीक है, और ये सब ग्रेजुएट वाले ही जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड में। भारतीय तटरक्षक बल में 12th पास होने के बाद अधिकारी नहीं बन सकते। ठीक है, आपको ग्रेजुएशन होना ही होना चाहिए, वो भी 60% नंबर के साथ में। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए, आप कोस्ट गार्ड ज्वाइन करते हैं तो आप सबसे पहले बनाए जाते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। ठीक है, अंडर प्रोबेशन ट्रेनिंग में जो है ना असिस्टेंट कमांडेंट अंडर ट्रेनिंग या अंडर प्रोबेशन करके कहा जाता है। इसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। ठीक है, इसके बाद आप डिप्टी कमांडेंट बनते हैं। इसके बाद आप कमांडेंट बनते हैं जूनियर ग्रेड के, फिर इसके बाद आप कमांडेंट बनते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कमांडेंट तक पहुँच जाते हैं, या जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू जाते हैं वो भी कई बच्चे यहाँ तक कमांडेंट तक पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन वाले इसमें नहीं जा पाते हैं। यानी कहूँ तो मैं लड़कियां जो इसमें आती हैं, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन से आती हैं, तो यहीं से मोस्टली कमांडेंट से रिटायर हो जाती हैं। इसके बाद जो ये पद हैं इन्हें फील्ड रैंक भी बोला जाता है, और ये काफ़ी कम लोगों को मिल पाते हैं। जो जनरल ड्यूटी वाले हो गए, या आपके पायलट हो गए, या नेविगेटर हो गए, वही मोस्टली पायलट या नेविगेटर जो है ना यहाँ जो ऊंचे पद है वहाँ तक जा पाते हैं। इसके बाद जो पहला पद आता है वो DIG का आता है, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। इसके बाद इंस्पेक्टर जनरल IG का आता है, फिर ADG का आता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। इसके बाद आता है डायरेक्टर जनरल। ठीक है, DG जिसे बोलते हैं, सबसे बड़ा पद होता है। ठीक है, तो ये कुछ रैंक स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया कि ऑफिसर्स का रैंक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, और कुछ इस तरह जो है ना कोस्ट गार्ड आपकी वैकेंसी निकालता है। आप यहाँ से देख लीजिए, नोटिफिकेशन आपको हर बार कुछ इसी तरह का दिखेगा, इसलिए मैंने एक स्क्रीनशॉट आपको लगाया है। ये देखिए 1/2023 बैच के लिए जो है ना जनरल ड्यूटी हो गया, कमर्शियल पायलट लाइसेंस CPL के लिए हो गया। ठीक है, टेक्निकल के लिए हो गया। तो ये वैकेंसी आई थी 2023 में।
ठीक है, 1/2023 बैच के लिए। तो ये वैकेंसी इस तरह ही आपकी जो है ना हर साल 2 बार आती रहती है, आप इसमें फॉर्म अपना भर सकते हो। ये जो नीचे आपको वेबसाइट दिख रही है joinindiancoastguard.cdac.in पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। ठीक है, इस तरह आपको जो है ना PDF दिखेगी। तो हमने कई चीज़ें बड़ी ही विस्तृत ढंग से देख ली, आपको बताने की कोशिश की है। अब हम क्या करेंगे कि अब एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नाविक बनने के जो 3 तरीके थे, ठीक है, एक तो डोमेस्टिक ब्रांच वाला हो गया, ठीक है, एक जनरल ड्यूटी हो गया, और एक आपका जो ना यांत्रिक वाला हो गया। तो इन तीनों का अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि यांत्रिक के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या पेंशन होती है, क्या आपकी जो है ना सैलरी होती है, आगे कैरियर किस तरह से बढ़ता है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो तीनों के लिए अलग से ही मैं वीडियो आपको बनाऊंगा। और जो ऑफिसर्स की एंट्री है, लॉ वाली हो गई, ठीक, कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाली हो गई, ठीक है, तो GD वाली हो गई, उन सब की एलिजिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट क्या होती है और आपका सिलेक्शन व एग्जाम पैटर्न क्या होता है, उसके लिए डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। तो ये तो एक जनरल वीडियो आपका बता दिया कि आप किस तरह से जो है ना आगे बढ़ सकते हैं। अब किसी पर्टिकुलर के लिए और क्या गहराइयों में जाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है, उसके बारे में आपको आगे वीडियो मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो बेझिझक हमसे कमेंट करिएगा, संकोच करने का नहीं, ठीक है, आगे बढ़ने का। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।